हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। खूब सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, जिसमें हमने डिस्कस कर ली हैं 3 वीडियोस। तीसरी वीडियो यानी अपनी जो पार्ट थर्ड थी उसके ऊपर हमने बात करी थी अबाउट दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज के पास कैसे पहुंचना है, क्या क्या स्टेप हमें फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है बात, आज हम उससे आगे बढ़ने की कार्रवाई करेंगे और उसी कार्रवाई के साथ अपना जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उस वाली एक्टिविटी को हम आज खत्म भी करेंगे। ठीक है, यानी जो पूरा फॉर्मेट हमारा होगा उसका जो एक पार्ट है, पूरा फॉर्मेट हमारा 3 स्टेप में डिवाइड है ना, तो जो उसका एक स्टेप है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। देखें, हमारा जो पहला हुआ मामला नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हुआ, कैसे निकलता है, क्या सफलिंग आउट रहती है, क्या क्या बातें ऐड होती हैं, क्या क्या बातें लेस होती हैं, इन डिटेल एंड ब्रीफ हमने बात कर रखी है। ठीक है बात, चलिए फिर हम ऐड करते हैं इसमें नॉन कैश और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लेस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्या क्या होती है नॉन कैश एक्सपेंसेस या क्या क्या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होती है हमने बात करी थी। ऐसे ही नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है हमने बात करी थी। तो इन दोनों को एड लेस करने के बाद हम एक फिगर के पास पहुंचेंगे, यानी जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में हम ऐड करेंगे नॉन कैश और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। वो ऐड करें, एक आंसर आया। लेस करा हमने नॉन ऑपरेटिंग इनकम, लेस करने के बाद हमारा जो एक आंसर आएगा, दैट आंसर विल बी कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। तो यहां तक की बातें और यहां तक के क्वेश्चन हमने किए थे बच्चों। ठीक है, आज इससे आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। अब देखो, हमें क्या क्या बातें आज करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बातें आज रहेंगी। वो बातें एक बार हम देख लें, सीख लें, फिर हमारा जो फॉर्मेट का एक स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखें अब आपने ना इतना करने के बाद 2 बातों के ऊपर फोकस रखना है, अपनी करंट एसेट्स और अपनी करंट लाइबिलिटी के ऊपर। ठीक है, उन्हीं का हिसाब किताब इसके बाद होता है। देखें, अगर हम बात करें ना करंट एसेट्स की, हम देखें अगर बात करें करंट एसेट्स की, अगर हम बात करें, मैं सीए लिख दे रहा हूं और करंट लाइबिलिटी के लिए मैं सीएल लिख दे रहा हूं। ठीक है, अब देखो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी में या जो कहानी में ट्विस्ट आएगा ना, वो क्या होगा, जो हमारी करंट एसेट्स हैं या तो बढ़ रही होंगी या घट रही होंगी या उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसा कैसे? हम 2 साल की बैलेंस शीट को कंपेयर करते हैं ना, हम 2014 और 15 या 21 या 22 के बैलेंस शीट को हम कंपेयर कर रहे होते हैं, तो कोई पर्टिकुलर जो करंट एसेट्स है या तो बढ़ रही होगी, पिछले साल कम होगी, इस साल बढ़ गई होगी, या घट रही होगी, पिछले साल ज्यादा होगी, यहाँ कम हो जाएगी, या उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब अगर उनमें कोई चेंज नहीं आए तो हमारे तो किसी काम की नहीं है। हमारे किसी काम की नहीं है इन द सेंस कैश फ्लो स्टेटमेंट में उसका हिसाब किताब तो नहीं होता। तो अगर करंट एसेट्स बढ़े या घटे हमारे काम की, करंट लाइबिलिटी बढ़े या घटे हमारे काम की, किसके बाद? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज के बाद इनका कार्यक्रम चालू करेंगे। देखें, जो करंट एसेट्स हैं अगर वो बढ़ती हैं या फिर वो घटती हैं, ऐसे ही जब करंट लाइबिलिटी है वो बढ़ती है या फिर वो घटती है, तो क्या होता है। ठीक है, देखिए अगर हमारी करंट एसेट्स बढ़े, मैं आपको पहले शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं, जो रटने की विधि है वो आपको बता रहा हूं, फिर आपको लॉजिक भी समझाऊंगा कि ये एड और लेस होने की कहानी क्या है। करंट एसेट्स अगर हमारी बढ़े, अगर हमारी करंट एसेट्स बढ़े तो आप उन्हें लेस करिएगा। ठीक है, और अगर हमारी करंट एसेट्स घटे तो आप उन्हें प्लस करिएगा। मतलब इनमें अपोजिट रिलेशनशिप है, इनमें है अपोजिट रिलेशनशिप, यानी हमारी करंट एसेट्स अगर बढ़ती हैं तो उन्हें हम घटाते हैं आफ्टर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज के पास। ठीक है, और अगर हमारी जो करंट एसेट्स हैं घटती हैं तो उन्हें हम प्लस करते हैं आफ्टर दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज के बाद। ठीक है बात, अच्छा करंट लायबिलिटी की बात, यहां पर सीधा सा रिलेशनशिप है, यहां तो अपोजिट रिलेशन है, अगर बढ़े तो घटाओ और अगर घटे तो प्लस करो। ठीक है, और यहां पर सीधा सा रिलेशनशिप है, अगर बढ़े तो प्लस करो, अगर बढ़े तो फिर प्लस करो बच्चों। ठीक है, और अगर घटे तो माइनस करो, अगर घटे तो माइनस करो। आ रही है बात समझ में, या लेस करो। तो लाइबिलिटी जब घटती है उन्हें यहां माइनस करते हैं और जब बढ़ती है उन्हें हम यहाँ प्लस करते हैं। और ऐसे ही जो करंट एसेट्स हैं अगर वो बढ़ती है उन्हें हम घटाते हैं और घटती है तो हम प्लस करते हैं। ठीक है बात, तो यानी यहाँ देखो क्या क्या ऐड होता है, पहले हम यहाँ ऐड करते हैं। मतलब मैंने आपसे कहा ना कि जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज आ जाए उसके बाद आपने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, इन्हीं का जो मेजरमेंट रहेगा, इन्हीं की जो प्रोसेस रहेगी, इन्हीं का जो घटनाक्रम रहेगा वो यहाँ रिकॉर्ड होगा। तो हम मैंने क्या कहा, करंट एसेट्स का घटना प्लस होता है, तो यहां पे लिखेंगे आप डिक्रीज इन करंट एसेट्स। ठीक है, डिक्रीज इन करंट, मैं सी लिख दे रहा हूं। ठीक है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स प्लस होता है और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी भी प्लस होता है। ठीक है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी भी आपका प्लस होगा। फिर आप लेस करेंगे, फिर आप क्या लेस करेंगे, इंक्रीज इन करंट एसेट्स। ठीक है,
इंक्रीज इन करंट एसेट, अगर करंट एसेट्स बढ़े तो आप उनको लेस करिएगा, और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, ठीक है, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी अगर होगा तो वो लेस होगा आपका, ठीक है। तो ये सब करने के बाद, ये आप सब कार्रवाई जब करेंगे ना बच्चों, जितनी भी कार्रवाई आपकी प्लस और माइनस वाली हो रही हैं, ठीक है, तो उसके बाद आपका कहानी में क्या ट्विस्ट आएगा वो देखें एक बार आप। तो इन्हें आप लिखेंगे, इधर लिख दे, मतलब कहीं भी लिखें आप अपनी सहूलियत के हिसाब से, कोई दिक्कत परेशानी इस बात से तो बिल्कुल नहीं है। खैर एक आंसर आपका यहाँ पर फाइनल आएगा, उस आंसर को भी हम कुछ कहेंगे नहीं, ठीक है। अभी आपने फिलहाल सिर्फ इतना सीखना है ना बच्चों कि करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी का हिसाब किताब हम लोग करते हैं जब हमारा वर्किंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज आता है, ठीक है। ये अगर हमारा आ गया तो उसके बाद हमने करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी का हिसाब किताब करना होता है। करंट एसेट्स में अपोजिट रिलेशनशिप है, बढ़े तो हम उनको लेस करेंगे, घटे तो हम उनको प्लस करेंगे, और लाइबिलिटी में सीधा सा रिलेशनशिप है, मतलब अगर वो बढ़ेंगे तो उन्हें हम यहाँ प्लस करेंगे, और अगर घटेंगे तो उन्हें हम यहाँ माइनस करेंगे। तो इतना सफलिंग करने के बाद हमारा एक आंसर, इस आंसर में अब क्या होगा, इस आंसर में हम और कुछ कार्यक्रम चालू करेंगे, यहाँ लेस करेंगे हम इनकम टैक्स पेड, ठीक है, या टैक्स पेड कह लें, इनकम टैक्स पेड कह लें या टैक्स पेड कह लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टैक्स पेड हम इसमें से लेस करेंगे, ठीक है, ये हमने लेस किया। ये हमने लेस करने के बाद हमारा फिर एक आंसर आएगा, है ना। अब इस आंसर में देखो, अब जो ये आंसर है ना, इस आंसर में एक बात और है, यहाँ या तो ऐड होगा, ठीक है, या स्लेस लेस होगा। एक कार्यक्रम ऐसा है जो ऐड भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है, हम ऐसे कह लें कि एक बात ऐसी है जो प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। वो कौन सी बात है, देखें, कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अगर आपका हो, तो अगर वो पहले प्लस हुआ है तो प्लस होगा, अगर वो पहले माइनस हुआ है तो माइनस होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये बिल्कुल बात याद रखें। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है ना, जब हम सफलिंग आउट करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वाला, जब हम सफलिंग आउट कर रहे होते हैं, तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम रहते हैं, अगर वो पहले प्लस हुए हों तो इसकी सफलिंग आउट करते वक्त वो माइनस होते हैं, और अगर पहले माइनस हुए हों तो इसके सफलिंग आउट करते वक्त तो प्लस होते हैं। लेकिन इस एक्टिविटी में पूरी अगर हम बात करें, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की अगर हम बात करें, तो पूरी एक्टिविटी में, है ना, इस पूरी एक्टिविटी में लास्ट में यानी इनकम टैक्स लेस होने के बाद हमारा अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है जो पहले प्लस किया गया था तो प्लस होगा, अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कोई है जो पहले माइनस किया गया था वो आज माइनस होगा। इतना करने के बाद हम एक्चुअली में, हम अब जब हम पहुंचेंगे ना अपने आंसर्स के पास, तो हमारे पास एक आंसर, अब यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा। उस आंसर को हम बोलेंगे कैश फ्लो, हम बोलेंगे उस आंसर को कैश फ्लो फ्रॉम, ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग, सॉरी नॉट इन्वेस्टिंग, हम बात कर रहे हैं फिलहाल ऑपरेटिंग, आई एम सो सॉरी, तो हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी की, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है बात। तो हम बात कर रहे थे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की। तो हमारा इस तरीके से हमारा आंसर अल्टीमेट, यानी जो एक एक्टिविटी हमारी है ना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वो इस तरीके से आएगा बच्चों, ठीक है। और एक बात और आपने ध्यान देनी है कि यहाँ आपको सबसे पहले यहाँ पर ए करके यहाँ पर लिख देना है कैश फ्लो, ठीक है, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पर आपको ये बात सबसे पहले लिखनी है क्योंकि ये आपकी हेडिंग रहेगी, ठीक है। ये आपने लिख देना है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात चल रही है, पूरी सफलिंग करते 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 अब यहाँ पहुंचे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर ये आंसर प्लस में आता है तब, ये सारा करने के बाद अगर आपका आंसर प्लस में आए तो आप लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बट अगर ये आंसर माइनस में आ जाए, सपोज अगर ये आंसर माइनस में आए, तो आप लिखेंगे कैश फ्लो ना लिखकर आप कैश यूज, इसकी जगह पर जो फ्लो फ्रॉम लिखा है ना, आप लिखेंगे कैश यूज्ड इन, ठीक है, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अगर आंसर माइनस में आए। तो हमारे बच्चों एक एक्टिविटी का जो फॉर्मेट है वो खत्म हुआ, फिर इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग, फिर हमारा जो पूरा फॉर्मेट है वो तो एटलीस्ट खत्म हो जाएगा। और मैं आपसे फिर कह दूं, फॉर्मेट आप उतार लीजिएगा, मैंने टेलीग्राम के चैनल पर सेंड कर रखा है, वो फॉर्मेट उतारिए और 5-5 मिनट उसे सुबह शाम पढ़ते रहिए, वो आपको कंठस्थ होता जाएगा अपने आप जब आप उसे पढ़ना चालू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट में कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत तरीके से याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर तो एटलीस्ट बात करें, ठीक है बच्चों। चलो मैं आपको ये जो लॉजिक है ना, मैंने आपको कहा था कि जो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का हिसाब किताब आप रट्टा मार लें, जैसे मैंने आपको सिखाया था वैसे आप इसको याद कर लें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लें। मैं आपको लॉजिक भी बता दे रहा हूँ बिहाइंड इट, लॉजिक पता होना चाहिए, ठीक है, लेकिन फिलहाल आपको ट्रिक पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगा के काम करना है, बहुत स्मार्ट तरीके से काम करना है, मार्क्स गेन करने हैं। तो हाँ, आपको नॉलेज होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है,
लेकिन हर चीज के पीछे लॉजिक हो या लॉजिक के पीछे आप भागें फिर लॉजिकली उसको याद करें ज्यादा जरूरी आई थिंक नहीं होता। ठीक है, मैं आपको देखो फिलहाल बता दे रहा हूँ। देखें 2014 और 2015 2 साल की बैलेंस शीट थी मान लिया। ठीक है, आपकी यहाँ पर कोई डेटर थे हमारे। ठीक है, हमारे डेटर पहले 2014 में 1 लाख रुपए के थे, अब हो गए 1,20,000 रुपए के। ठीक है, या एक 20 नहीं करते, ऐसे 90 कर लेते हैं। देखो समझने का एक बात है ना। मैंने कहा जो आपके डेटर्स हैं वो 2014 में थे 1 लाख रुपए के, समझिएगा आराम से। 2014 में आपके डेटर 1 लाख रुपए के हैं और 2015 में कितने हुए हैं 90,000। यानी आपका जो डेटर है वो 10,000 से डिक्रीज हो गया। मतलब डेटर कौन है? डेटर हमारी करंट एसेट्स है कि नहीं है? करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स भी हम उन करंट एसेट्स की बात करें जो कैश के फॉर्म में नहीं होती। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम बैंक की और कैश की बात कर रहे हैं, नहीं। आपका कैश और बैंक इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कभी भी आप कैश वाले मामले का या फिर बैंक का हिसाब नहीं रखेंगे। ठीक है, उनका कोई मामला नहीं है। करंट एसेट्स होनी चाहिए अदर देन दी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश के अलावा जो बातें होंगी वो करंट एसेट्स की हम बात कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ 2014 में आपकी जो करंट एसेट्स यानी जो डेटर थी वो 1 लाख रुपए की थी, अब हो गई है 90,000 की। दिख रहा है ना आपको 10,000 से डिक्रीज हो गई। अच्छा, 10,000 से डिक्रीज क्यों ही होगी? तो डेटर आपके हैं जो आपके डेटर हैं, डेटर कौन है? जिनको सामान आपने उधार बेचा हुआ वो डेटर है आपके हैं। उन्होंने आपको देने थे यहाँ 1 लाख रुपए, अब देने हैं आपको 90,000 रुपए। इसका क्या मतलब हुआ? आपको 10,000 रुपए दे दिए होंगे ना, आपको 10,000 रुपए दे दिए होंगे। यानी आपने अगर आपको 10,000 रुपए दे दिए, अगर उन्होंने 10,000 रुपए आपको दे दिए हैं तो 10,000 रुपए आपकी इनकम बनी आपकी इनकम। तो इनकम अगर बनी तो आपका कैश आया होगा, तो कैश तो आपने प्लस किया होगा। इसलिए मैं कह रहा था कि डिक्रीज इन करंट एसेट्स है ना, डिक्रीज इन करंट एसेट्स। जो मैंने लिखा ना डिक्रीज इन करंट एसेट्स, आपका क्या होता है बच्चों? प्लस होता है। लिखा था डिक्रीज इन करंट एसेट्स प्लस होता है। इसका बहुत बेसिक रीजन आपको दे दिया। पहले 1 लाख थी, अब 90,000। आपको समझ में आ रहा है कि भाई 10,000 डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज क्यों हुई? क्योंकि जो आपका डेटर था उसने आपको 10,000 रुपए दे दिए होंगे। अगर आपको दिए होंगे तो आपके पास कैश आया होगा, वो इनफ्लो ऑफ कैश हुआ। वह इनफ्लो ऑफ कैश, और इनफ्लो ऑफ कैश कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप प्लस करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। देखें आगे इसी एग्जांपल को कैरी करते हुए देखो, ये हमारा मान लिया 1 लाख के 2014 में क्रेडिटर थे। 2014 में 1 लाख के क्रेडिटर थे, अब हो गए हैं 90,000 रुपए के। अच्छा, क्रेडिटर क्या होते हैं? क्रेडिटर होते हैं आपकी करंट लाइबिलिटीज होती है। करंट लाइबिलिटीज, तो करंट लाइबिलिटी हुई क्रेडिटर, पहले 1 लाख के अब 90,000 की। कैसे? आपने 10,000 पेमेंट कर दी होगी, 10,000 आपने पेमेंट कर दी होगी। अगर आपने पेमेंट करी होगी तभी तो वो कम होंगे। अगर आपने पेमेंट करी होगी तो भाई पेमेंट अगर जाएगी तो कैश भी जाएगा, और अगर कैश जाएगा तो वो इनफ्लो थोड़ी हुआ, वो तो आउटफ्लो हुआ। वो आउटफ्लो ऑफ कैश मतलब कैश का जाना। तो इसलिए मैंने कहा डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी माइनस होता है। देखो कि डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी माइनस किया है मैंने। आ गई बात समझ में? देखें अच्छा, अब एग्जांपल मैं आपको दूसरा दूं। देखो पहले हमारे पास मान लिया स्टॉक था 1 लाख रुपए का, अब स्टॉक हो गया 1,20,000 रुपए का। सपोज करिएगा हमारा 1 लाख रुपए का स्टॉक था पहले, अब हो गया स्टॉक 1,20,000 का। क्या मतलब हुआ? आपने 20 का खरीदा होगा ना, स्टॉक खरीदा होगा ना 20,000 रुपए, तभी तो आएगा। अगर 20 का खरीदोगे तो 20,000 जाएगा आपके पास से, और अगर 20,000 जाएगा तो ये आउटफ्लो ऑफ कैश है। इसलिए मैंने कहा था इंक्रीज इन करंट एसेट्स माइनस होता है। देखें इंक्रीज इन करंट एसेट मैंने माइनस किया था। बस बच्चों यही मुद्दे थे जो आपको समझाने थे। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब बहुत ज्यादा दिक्कत तो नहीं हो रही होगी, इसलिए मैंने आपसे कहा बस आप बट आपने ऐसे याद ना रखकर, ठीक है, आपको लॉजिक समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज इसको ऐसे रट्टा मारो कि जो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी है, करंट एसेट्स में अपोजिट रिलेशनशिप है। मतलब अगर वो बढ़े तो उन्हें लेस करते हैं, अगर घटे तो उन्हें प्लस करते हैं। और जो लाइबिलिटीज है उनमें सीधा सीधा कनेक्शन है, अगर वो बढ़ती हैं उनको प्लस करते हैं, घटती हैं तो उनको माइनस करते हैं। ठीक है बात? इतना करने के बाद हमारा ये कैश फ्लो स्टेटमेंट की जो एक एक्टिविटी है वो तो एटलीस्ट कंप्लीट होती है। चलिए हम क्वेश्चन के ऊपर बात करें। एक क्वेश्चन आज की सीरीज में रखते हैं हम लोग। देखें, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। हमारे पास है सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। 2020 में 60,000 और अभी है 80,000 प्रॉफिट। फिर बात करता है ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास है 31,000 और 25,000। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमारे पास है 30 और 40। इन्वेंट्रीज हमारे पास है 60 और 80। आउटस्टैंडिंग रेंट हमारे पास है 21 और 12। गुडविल हमारे पास है 38 और 30। प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे पास है 2 और 1। ट्रेड पेएबल यानी क्रेडिटर हमारे पास है 19 और 13। कैलकुलेट करिए आप लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो। हमें पता करना है कि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उससे हमारा कितना कैश फ्लो हुआ पड़ा है। ठीक है बात? अभी क्वेश्चन पूरा हो गया हमारा, स्टार्टिंग से लेकर यहां तक की बात हम पूरी करेंगे। ठीक है, तो हमें
कहने का मतलब यह है कि जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये लिखा आपने, डिटेल रुपीस किया। अभी जो पूरा फॉर्मेट हमारा है ना, सबसे पहले हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो जो इसकी सफलिंग होती है वो हमको अच्छे से याद हो, जो उसका वर्किंग नोट है, क्या क्या बातें प्लस होती हैं, क्या क्या बातें माइनस होती है, मैं आपको बता दे रहा हूँ एक बार, वो आपको सारा पता होना चाहिए। ठीक है, देखें जो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है वो कैसे आता है, आपको 2 साल का प्रॉफिट दिया रहता है, उन प्रॉफिट को आप घटाइए, मतलब करंट ईयर वाले से प्रीवियस वाले को माइनस करिए, तो आपका आता है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। फिर उसमें 5 बातें आपने ऐड करनी होती है, ट्रांसफर टू ऑल द रिजर्व, ठीक है, ट्रांसफर टू ऑल द रिजर्व एंड प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर, इंटरम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर और प्रपोज डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर, या ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो पहले प्लस किया गया था या सॉरी माइनस किया गया था वो आज प्लस होगा। लेस होती हैं 2 बातें, रिफंड ऑफ टैक्स या कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो पहले प्लस किया गया था आज वो माइनस किया जाएगा। इतना करने के बाद हम पहुंचते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के बाद। ये आ गया, ये यहाँ पे लिखा, ठीक है। हालांकि जरूरी नहीं है कि हर बार आप वर्किंग नोट पर काम करें, वर्किंग नोट बनाए तभी जब चीजें होंगी, ऐसा कुछ नहीं है, आप यहाँ भी उसको कर सकते हैं, इसी फॉर्मेट में करते हुए चलें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बट बहुत ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन अगर रहेगा वहां सेपरेट करें, ठीक ठाक रहता है मामला। चलिए उसके बाद हम ऐड करेंगे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम। नॉन कैश आइटम क्या होते हैं, एक तो डेप्रिसिएशन चार्ज करना, गुडविल को एमोटाइज करना, पेटेंट्स को राइट ऑफ करना, ठीक है, ये आपके नॉन कैश आइटम होते हैं, तो ये दोबारा से प्लस होते हैं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, वो सारे खर्चे जो ऑपरेटिंग तो एटलस नहीं है, उनमें क्या क्या आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमें लॉस हुआ ऑन सेल ऑफ मशीनरी या किसी एसेट्स को बेचते वक्त हमको लॉस हुआ, ठीक है, हमने इंटरेस्ट पे किया अपनी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरोइंग पर, ठीक है, या हमने कहीं से लॉस कमाया, तो उन सारी बातों को हम यहाँ पर ऐड कर रहे होते हैं। ऐसे ही हमारे पास नॉन ऑपरेटिंग इनकम जिसमें हमारा रेंट रिसीव करना, इंटरेस्ट रिसीव करना या कोई और बातें डिविडेंड रिसीव करना, इस तरीके की जो इनकम रहेंगी जो ऑपरेटिंग नहीं होती यानी जो कोर बिजनेस से नहीं आती, जो अनशन काम करने से आती हैं, उन सबको आप लेस करिएगा, आप पहुंचेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज के पास। फिर हमने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का हिसाब करना होता है, एक्सेप्ट कैश, बैंक एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब कोई भी ऐसी बात की का जिक्र आप करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में नहीं करेंगे जो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में होंगी। कैश का हिसाब कैश फ्लो के अंदर नहीं होता, मतलब कैश वाले को हम होता है ना बैलेंस शीट में कैश दिया रहता है ना, बैंक दिया रहता है ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया रहता है ना, तो उनको करंट एसेट और करंट लायबिलिटी मानते हुए तो हिसाब किताब उनका नहीं करना है, याद रखिएगा। तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स प्लस होता है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी प्लस होता है, इंक्रीज इन करंट एसेट्स डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस होता है। इनकम टैक्स पेड हमें लेस करना होता है, ऐड और लेस करना है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो पहले प्लस किया गया था उसे आज भी प्लस करना है, अगर कोई माइनस किया गया था उसे आज भी माइनस करना है। ये करने के बाद आप पहुंचेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर आपका ये आंसर प्लस में आता है, अगर ये आंसर आपका माइनस में आ गया सपोजिंग, तो आप क्या लिखेंगे, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी बच्चों, ठीक है बात। तो इतना मैंने आपको बता दिया, ये पूरी सफलिंग करवा दी आपकी। आई होप आपने फॉर्मेट यहाँ तक का तो एटलीस्ट याद किया हो, अगर याद किया हो तो आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे, है ना, दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी। क्वेश्चन जो आज का हमारा था मैं आपको दोबारा सफलिंग करा दे रहा हूँ, सॉरी फ्लैश करवा दे रहा हूँ, देख रहे होंगे आप क्वेश्चन, ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, फिर हम बात करेंगे इसके ऊपर। देखो जो क्वेश्चन देखो आप लोग, पहला पॉइंट है सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पहले था वो 60,000, अब हो गया 80,000। तो पहला हमें क्या करना होता है, करंट ईयर के प्रॉफिट से प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को लेस करने के बाद हम पहुंचते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के पास। फिर इसमें हमें 4 बातें ऐड करनी होती है मोटी मोटी, ट्रांसफर टू ऑल द रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर, प्रपोज डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, रिफंड ऑफ टैक्स माइनस करना होता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम पहले माइनस में हो तो प्लस करने होते हैं, माइनस प्लस में हो तो माइनस करने होते हैं, ठीक है। आपको देखो कहीं पर दिख रहा है ऐसा आइटम, प्रोविजन फॉर टैक्स दिख रहा हो आपको, इंटरिम डिविडेंड कहीं दिख रहा हो, प्रपोज डिविडेंड कहीं दिख रहा हो, आई थिंक ऐसा कोई आइटम नहीं है, ठीक है। तो जो ये सरप्लस हमारा है 80 में से अगर आप 60 माइनस करेंगे ना, तो जो 20,000 बचेगा हमारा, दैट विल बी, मैं यहां लिख दे रहा हूं डायरेक्ट इसको, 20,000 पे हमारा क्या होगा बच्चों, ये 20,000 रुपये हमारा है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। क्यों, क्योंकि जो कुछ बातें हमारे पास रहती है ना वो हमारे पास नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम ऐड करेंगे इसमें नॉन ऑपरेटिंग, ठीक है, या नॉन कैश ऑब्लिक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम प्लस करेंगे। अब हमें पहचानने हैं कि नॉन कैश आइटम कौन से, पहले हम नॉन कैश पहचानेंगे फिर नॉन ऑपरेटिंग पहचानेंगे, उन सबको प्लस करेंगे, ठीक है। चलिए दोबारा मैं आपको क्वेश्चन प्लस करवा रहा हूँ। देखें ट्रेड रिसीवेबल हमारी होती है करंट एसेट्स, तो ये तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज की बात की कहानी है, इसे तो छोड़ो फिलहाल। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बिल्कुल काम का है, हमारा नॉन कैश आइटम है,
देखिए पहले था 30,000 रुपए 20 में, अब हो गया है 40,000 रुपए, तो 10,000 रुपए तो डेप प्लस होगा, याद रखिएगा, डेप प्लस होगा आपका 10,000 रुपए। फिर आपकी इन्वेंट्री हमारी एसेट्स की बात है, आउटस्टैंडिंग डेट हमारी लाइबिलिटी की बात है। बात करें गुडविल की, तो गुडविल पहले 38 थी, अब हो गई है 30,000 रुपए, तो 8,000 रुपए कहाँ चले गए, हमने राइट ऑफ कर दिया होगा, हमने अमोर्टाइज कर दिया होगा, तो 8,000 रुपए गुडविल भी प्लस होगी। फिर बात करें प्रीपेड, प्रीपेड का मतलब हुआ इंश्योरेंस दे रखा, हालांकि प्रीपेड का मतलब होता है हमारी एसेट्स, जहां आउटस्टैंडिंग वर्ड आ जाए वो लाइबिलिटी है, और जहां प्रीपेड वर्ड आ जाए वो आपकी एसेट्स है। फिर आपके पास है ट्रेड पेएबल, हमारी वो हमारे क्रेडिटर मतलब कि हमारी लाइबिलिटी है। तो फिलहाल हमें जो आइटम मिले जो नॉन कैश के तहत मिले, नॉन ऑपरेटिंग के तहत तो कुछ भी नहीं मिला हमें, यहाँ पे हमें नॉन कैश के तहत के आइटम के जो 2 आइटम है वो मिले, एक तो डेप्रिसिएशन मिला और एक मिला हमें गुडविल। ठीक है बात, ठीक है बच्चों, तो हमने ये भी कहानी लिख दी। ठीक है, अब देखो, अब आपको कोई और आइटम तो मिला नहीं ना, जो हमारा नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम थे, या जो जो एक्सपेंसेस थे, उनमें सिर्फ हमको मिला एक डेप्रिसिएशन और एक गुडविल अमोर्टाइज। ठीक है, ऐसी कोई इनकम तो मिली नहीं जो आपका डिविडेंड रिसीव किया हो, जहां आपने रेंट रिसीव किया हो, या कहीं पर किसी इन्वेस्टमेंट पे आपने कोई बात रिसीव करी हो, कोई ऐसा तो कुछ था नहीं। तो अगर नहीं था तो सिर्फ इतनी ही बातें, जो 2 बातें थी, डेप्रिसिएशन और गुडविल अमोर्टाइज, ये ऐड हो रही हैं। 10 + 18, ये हमारा जो 18,000 रुपये यहाँ प्लस होगा, ये बनेगा आपका 38,000 रुपये, है ना। ये जो 38,000 रुपये आपका आया, ठीक है, वो आपका क्या आया बच्चों, वो आया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसे आप कहेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज आप उसको बोलेंगे। ठीक है बात, ये आपकी कहानी हो गई, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज तक आप पहुंच गए। हालांकि नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस होते हैं और लेस होते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम, लेकिन यहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग इनकम कुछ थी नहीं बच्चों, नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी हमको गिवन नहीं थी और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी हमको गिवन नहीं थे, इसे मैंने कुछ लिखा नहीं। क्लियर है बात, तो बहुत सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई होगी यहाँ तक की। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे हिसाब करेंगे करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी का। एसेट्स बढ़ेंगी तो उन्हें लेस करेंगे, अगर एसेट्स घटेंगी तो उन्हें प्लस करेंगे। ठीक है, और लाइबिलिटी अगर बढ़ेंगी तो उन्हें प्लस करेंगे, और अगर घटेंगी तो उन्हें माइनस करेंगे। ठीक है, सिंपल समझना हमारा ये रहेगा। देखें, अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कहानी क्या क्या हो रही है, कौन कौन बात लेस होने वाली है, कौन कौन बात ऐड होने वाली है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखें, पहला हमारे पास एसेट्स है ट्रेड रिसीवेबल, पहले था वो 31,000, अब हो गया 25,000, यानी जो ट्रेड रिसीवेबल है हमारी एसेट्स है, और हमारी एसेट्स डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज इन दी एसेट्स विल बी एडेड बैक, इसको हम प्लस करेंगे। हमारी अगर एसेट्स में डिक्रीजमेंट हो तो हम उसे प्लस करते हैं, तो ये तो जो ट्रेड रिसीवेबल है बेटा, ये तो प्लस होगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमने कर दिया। इन्वेंट्री देखें, पहले 60 थी, अब 80 हो गई, हमारी इन्वेंट्री बढ़ रही है, और इन्वेंट्री हमारी क्या होती है, एसेट्स होती है। इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक होता है, हमारी एसेट्स अगर बढ़े तो उन्हें घटाते हैं, तो यहाँ पर हम 20,000 माइनस करेंगे। ठीक है, पहले 60 थी, अब 80 हो गई है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 20,000। 20,000 से बड़ी है ना, तो 20,000 हम माइनस करेंगे बच्चों। फिर हमारा आउटस्टैंडिंग वर्ड है, आउटस्टैंडिंग वर्ड का मतलब लाइबिलिटी। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट पहले 21 था, 12 घट रहा है ना, पहले 21 था 12 हो गया, मतलब 9,000 रुपए से वो डिक्रीज हो रहा है। तो अगर लाइबिलिटी घटे तो उन्हें लेस करते हैं, तो इसको भी हम लेस करेंगे। रही बात प्रीपेड, प्रीपेड का मतलब होता है एसेट्स, पहले वो 2,000 अब 1,000, तो यानी हमारी जो एसेट्स है वो घट रही हैं। अगर हमारी एसेट्स घटे तो हम बढ़ाते हैं, यानी प्लस करते हैं, तो हम यहाँ 1,000 रुपए प्लस करेंगे, क्योंकि पहले 2,000 की बात करी, अब 1,000 की बात कर दी। ट्रेड पेएबल, जो पहले 19 थे अब 13, यानी जो हमारे ट्रेड पेएबल है वो घट रहे हैं यहाँ पे, है ना, और अगर लाइबिलिटी घटे तो उसे हम लेस करते हैं, तो यहाँ पर हम इसको लेस करेंगे। ठीक है बात, आ गई बात समझ में आपके। ठीक है, तो लेस होने वाली बातें और ऐड होने वाली बातें हम लिख लें, फिर हमारा अल्टीमेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकल आएगा बच्चों। चलिए बच्चों, तो मैंने बातें सारी लिख दी हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी क्या क्या माइनस क्या क्या प्लस हो रहा है। ठीक है, तो ऐड होने वाली 2 बातें थी, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, मतलब जो रिसीवेबल हमारा है ट्रेड रिसीवेबल, डेटर हुए, डेटर हमारे पहले 31 के थे, 25 के डिक्रीज हो रहे हैं ना, तो अगर हमारी करंट एसेट डिक्रीज हो तो उसे हम प्लस करते हैं, यानी अगर घटे तो हम प्लस कर रहे होते हैं। तो 31 से 25 की अगर हम बात करें तो 6,000 का मामला यहाँ पे खराब हो रहा है। ठीक है, 6,000 रुपये आएगा। डिक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस में हमारी एसेट्स है, पहले वो 2,000 की थी, अब 1,000, ये भी डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज इन दी करंट एसेट्स दोबारा से प्लस होता है, तो 1,000 हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, तो ये बना आपका 7,000 रुपये। ठीक है, तो ये अल्टीमेट लेवल पर 7,000 तो बच्चों प्लस हो रहा है, तो प्लस होने के बाद हो गया 38 और 7 यानी 45,000 रुपये आपका ये आ गया मामला। ठीक है, चलिए अब बात देखें, हमारे पास इंक्रीज इन इन्वेंट्री, हमारी जो एसेट्स है, इन्वेंट्री हमारी एसेट्स है बढ़ रही है, बढ़ेंगे तो हम घटाएंगे, यानी माइनस करेंगे। पहले 80 की थी, अब 60, यानी 20 से इसमें आ रही थी बढ़ावट।
ठीक है, बढ़ोतरी आई थी वो 20,000 से आई थी। अच्छा, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग रेंट हमारा पहले 21,000 अब 12,000, मतलब 9,000 का फर्क यहाँ पे पड़ रहा है, तो 9,000 ये हो गया। उसके बाद डिक्रीजमेंट इन द ट्रेड रिसीवेबल, पहले 19 अब 13, ठीक है, तो 13 6 19, 6,000 का ये हो गया, 9 6 15 और 20 यानी 9 6 15 और आपका ये हो गया आपका 9 6 15 यानी 35,000 रुपये का मामला यहाँ पर रहा आपका। ठीक है, तो ये कहानी अल्टीमेट आपकी ऐसी बैठ रही है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है बच्चों, ये लेस हो रहा है मामला, तो ये 45 से 35 हमने लेस किया तो 10 बचा आपका। और इसके बाद हमारा जो 10,000 रुपये आया, इसके बाद हम लेस करते हैं इनकम टैक्स पेड, हमें लेस करना होता है, या कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जो पहले प्लस हुआ था प्लस करना पड़ता है, जो पहले माइनस हुआ था माइनस करना पड़ता है। इतना करने के बाद हम पहुंचते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के पास। हालांकि यहाँ पर हमारा कितना टैक्स पे किया इसका इसकी कोई जानकारी हमको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के बारे में क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो हमारा जो 10,000 रुपये है दैट विल बी द फाइनल आंसर, और हम इसके आगे लिखेंगे नेट कैश फ्लो। इसके आगे लिखेंगे हम नेट कैश फ्लो फ्रॉम, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये इसके आगे हम लोग लिख देंगे बच्चों। ठीक है, और अगर हमारा ये आंसर माइनस में आया होता तो हम इसके आगे लिखते हैं नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। वो आपको समझ में आया हो बच्चों, क्योंकि यहाँ पर फिगर मैं ना लिखकर आपको दिखाऊं पॉसिबल नहीं हो पा रहा, जगह बहुत कम है बोर्ड में, तो इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट है कि मैं जब आपको क्वेश्चन फेस करता हूँ आप उस टाइम बहुत ध्यान लगा के देखें, और अदरवाइज आपके पास बुक होगी, मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया ये माइनस होने वाला है, ये प्लस होने वाला है, तो जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ पूरे फोकस से आप बैठे रहें, आपको कंफर्म तौर पे समझ में आएगा। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आज की क्लास को हम सॉल्व करें। आज की क्लास थोड़ा सा लेंदी हो चुकी है, तो एक क्वेश्चन हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो किस तरीके से निकाला जाता है उसके ऊपर कर लिया, और 2 से 3 क्वेश्चन है ना, अगली वीडियो में देखता हूँ मैं कितने क्वेश्चन कराने पॉसिबल हो पाते हैं। एक वीडियो और आएगी जिसमें हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एक आध 2 क्वेश्चन या 2 या 3 क्वेश्चन हम फिर से करेंगे बच्चों, भले 2 वीडियो और लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन एक एक्टिविटी हमें कंप्लीट तरीके से आनी चाहिए, तो बढ़िया क्वेश्चन रहेगा। आज तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन सिखाया आपको, स्पेशली फॉर्मेट के ऊपर कमांड बनाने की कोशिश करी मैंने, और एक क्वेश्चन हल्का सा आपको सिखा दिया। आप ट्राई करिएगा, क्वेश्चन आपसे बनेंगे, और नहीं तो हम 2-3 क्वेश्चन और ट्राई करेंगे, उन्हें करेंगे और आपको समझ में आने लगेगा बच्चों। चलिए मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।